तो दोस्तों इस वीडियो में साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं साइंस का क्वेश्चन 111 से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वनस्पतिक प्रसार से तात्पर्य किस प्रकार के पौधों के निर्माण से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी तना, जड़ें और पत्तियाँ। तो देखिए वनस्पति प्रसार से तात्पर्य तना, जड़ें और पत्तियाँ से नए पौधों का निर्माण होता है। वनस्पति प्रसार एक अलैंगिक प्रजनन विधि है जिसमें मौजूदा पौधों की जड़, तना, पत्तियों और कलियों से एक नया पौधा बनाया जाता है। पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि उसे अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, तो इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। देखिए आलू में तना द्वारा, ब्रायोफाइलम में पत्ती द्वारा एवं आर्किड में जो है जड़ों द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र में क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु के नाम को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी सेंट्रोमियर। तो देखिए गुणसूत्र में क्रोमेटिड इस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, तो सेंट्रोमियर है। ठीक है। और देखिए प्रत्येक गुणसूत्र के 5 भाग होते हैं। पहला होता है पेलिकल तथा मैट्रिक्स, दूसरा होता है क्रोमेटिड, तीसरा होता है सेंट्रोमियर, चौथा होता है सेटेलाइड एवं पांचवा होता है हेलोमेयर। ठीक है। पेलिकल के द्वारा घिरा भाग मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। तो 113 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी मेढक। तो मेढक सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। मेढक उभयचर वर्ग का प्राणी है। ठीक है। सरीसृप वर्ग के प्राणी जो है रेंग कर चलते हैं। सरीसृप वर्ग के प्राणी एक मुख के अंदर 20 दंत पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइरोगाइरा द्वारा किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो बी ऑप्शन, विखंडन। स्पाइरोगाइरा में प्रजनन विखंडन द्वारा होता है। ठीक है। परिपक्वता पर किसी जीव का विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें जीव बस अलग अलग हिस्सों में अलग हो जाता है। ठीक है। अब देखिए स्पाइरोगाइरा प्रजाति में लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के प्रजनन संभव है। अलैंगिक या वनस्पतिक प्रजनन के दौरान तंतु बस खंडित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 115। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है कि राइजोपस में उनके सिरों पर जो है स्पोरेंगिया धारण करने वाली ट्यूबुलर धागे जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। 115 का होगा बी ऑप्शन, यानी हाइफे। तो देखिए राइजोपस में उनके सिरों पर स्पोरेंगिया धारण करने वाली ट्यूबर धागे जैसी संरचना को हाइफे कहा जाता है। ठीक है। और राइजोपस एक जो है सेप्रोबिक कवक है जो सड़ चुके मृत कार्बनिक पदार्थों को खाता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है मूल अवधारणा में एक साथ इकाइयों या कणों की संख्या को क्या कहा जाता है। 116 का होगा बी, एवोगाड्रो की संख्या। मूल अवधारणा में एक साथ इकाइयों या कणों की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। एवोगाड्रो की संख्या किसी पदार्थ के एक मूल में कणों की संख्या बताती हैं। ये कण इलेक्ट्रॉन था अणु या परमाणु हो सकते हैं। देखिए एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 गुने 10 के पावर 23 मूल इन्वर्स होता है। ठीक है। रेनॉल्ड संख्या बराबर होता है जड़त्वीय बल बटा श्यान बल। ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 117। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 117 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोलेलिटी का सही सूत्र है। तो बी ऑप्शन, यानी मोलेलिटी बराबर होता है विलेय के मोल बटा किलोग्राम विलायक। ठीक है। तो मोलेलिटी बराबर होता है विलेय के मोल बटा किलोग्राम विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय की मूलों की संख्या को मूललता कहते हैं। मूललता बराबर होता है विलेय के मूलों की संख्या बटा विलायक का भार ग्राम में। ठीक है। और मूललता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में और बट्टे में होता है अनुभार गुने विलायक का भार। क्वेश्चन में 118 है कि यदि स्थिति और संवेग में अनिश्चितताएं समान है तो स्थिति में अनिश्चितताएं किस समीकरण के द्वारा दी जाती हैं। तो इसका होगा ए ऑप्शन। ठीक है। क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी क्या होता है
तो √H/4। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। देखिए क्वेश्चन नंबर 119 है, क्वेश्चन नंबर 119 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है होमोन्यूक्लियर डाइटोमिक अणु नहीं है। तो 119 का होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए HCl एवं NH3, ठीक है, HCl एवं NH3 जो है एक होमोन्यूक्लियर डायोटोमिक अणु नहीं है। दो समान तत्वों के जुड़ने से बनने वाले अणुओं को हीमोन्यूक्लियर डायोटोमिक अणु कहा जाता है। ठीक है, जैसे H2, N2, O2, Cl2 आदि। ठीक है, अब देखिए कि हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक अणु दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, जैसे CO, N2O, HF आदि। क्वेश्चन नंबर 120 है कि अन्य परमाणुओं से जुड़ने पर परमाणु अष्टक विन्यास प्राप्त करते हैं, यह किसके द्वारा जो है कहा गया है। तो ए ऑप्शन यानी लुईस के द्वारा। अन्य परमाणुओं से जुड़ने पर परमाणु अष्टक विन्यास प्राप्त करते हैं, यह लुईस द्वारा कहा गया है। लुईस संरचना एक आलेख है जो एक अणु में सहसंयोजक बंधन और एकांकी इलेक्ट्रॉन जोड़े को दर्शाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 121। कहता है आर्हेनियस के अनुसार H2SO4 क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो देखिए आर्हेनियस H2SO4 एक आर्हेनियस एसिड है। ठीक है, आर्हेनियस अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ बनाता है। ठीक है, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार जिस पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और वह अपने जलीय घोल में आसानी से हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन दे सकता है, आर्हेनियस अम्ल कहलाता है, जैसे HF, HBr, H2SO4 आदि। क्वेश्चन नंबर 122। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 122 है कि एक प्रक्षेप्य में गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों में परिवर्तन होता है, फिर भी किन्हीं दो परमाणुओं के बीच गणना किया गया कार्य शून्य है, यह किसके कारण होता है। 122 का होगा सी ऑप्शन, यानी गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर अस्पातरण। ठीक है, इसका क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 है, क्वेश्चन नंबर 123 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 है कि क्रिया और प्रतिक्रिया में बल का परिमाण क्या होता है। तो बी ऑप्शन, यानी क्या होता है, सदैव समान। तो क्रिया और प्रतिक्रिया में बल का परिमाण सदैव समान होता है। ठीक है, न्यूटन का तृतीय गति नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दो वस्तुओं पर आरोपित होता है लेकिन विपरीत दिशा में क्या होता है, लगता है। ठीक है, विपरीत दिशा में लगता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 124। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सी ऑप्शन। तो देखिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में भारत में जीव जंतुओं का संगठित सर्वेक्षण करने के लिए की गई थी। ठीक है, ZSI भारतीय जानवरों पर रेड डेटा बुक जो है प्रकाशित करता है और ZSI का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में। ठीक है, और देखिए कि ZSI के प्राथमिक उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप में पशुओं वर्गीकरण के विभिन्न पहलुओं का सर्वेक्षण, अन्वेषण, अनुसंधान और प्रलेखन को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 125। देखिए क्वेश्चन नंबर 125 है, क्वेश्चन नंबर 125 है कि निम्नलिखित में से कौन टिकाऊ जल प्रबंधन का उपाय नहीं है। तो 125 का बी ऑप्शन। तो देखिए सतही जल की दर को कम करना टिकाऊ जल प्रबंधन का उपाय नहीं है। टिकाऊ जल प्रबंधन के उपाय जो है निम्न है, जैसे बांधों एवं नहरों के रिसाव को रोकना, नगर पालिका पाइपों में होने वाली नुकसान को रोकना, कुछ बड़ी परियोजनाओं के स्थान पर छोटे जलाशयों का निर्माण करना। 126 है कि जैव ईंधन में एल्कोहल के कौन से दो रूप शामिल है। 126 का ए ऑप्शन, एथेनॉल और मिथेनॉल। तो जैव ईंधन में एल्कोहल के एथेनॉल और मिथेनॉल दो रूप शामिल है। कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन जो किसी कार्बनिक पदार्थ से कम समय में उत्पन्न होता है जैव ईंधन कहलाता है। जैव ईंधन ठोस, तरल तथा गैसीय प्रकृति का हो सकता है। ठोस लकड़ी, सूखे पौधों की सामग्री और खाद। तरल बायोएथेनॉल और बायोडीजल एवं गैसीय है बायोगैस। क्वेश्चन नंबर देखिए 127।
क्वेश्चन नंबर 127 है कि ज्वार और बाजरा निम्नलिखित क्षेत्रों में कहाँ उगते हैं? तो बी ऑप्शन। तो देखिए ज्वार और बाजरा थोड़ी नमी वाले क्षेत्रों में उगते हैं, ठीक है। और ज्वार एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ज्वार को काफिर कॉर्न भी कहा जाता है। बाजरा को वनस्पति शास्त्र में पैनीसेटम अमेरिकानम कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128 है पादप स्रोत चाय या कॉफ़ी से जुड़ी दवा का नाम बताएं। 128 का सी। देखिए पादप स्रोत चाय या कॉफ़ी से जुड़ी दवा का नाम कैफीन है। कैफीन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। कैफीन कॉफ़ी अरेबिका थियासिनेसिस सहित विभिन्न पौधों के बीजों नट्स और पत्तियों में पाया जाता है। 129 निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी जीवों के उदाहरण है? 129 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए हरे पौधे और कुछ जीवाणु स्वपोषी जीवों के उदाहरण हैं। जो जीव अकार्बनिक स्रोतों से CO2 तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी में भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती। परपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव अपने भोज्य पदार्थों का स्वयं निर्माण न कर इसे दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, परपोषी पोषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 130। देखिए क्वेश्चन नंबर 130 है निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सी ऑप्शन। रक्त इज इक्वल टू होता है प्लाज्मा प्लस RBC प्लस WBC। ये क्या है? सही है। रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी और पारदर्शी हल्का या क्षारीय पदार्थ होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग 7 से 8% होती है। प्लाज्मा रुधिर का 55 से 50% भाग होता है, ठीक है। और रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक तो लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 131 है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए वह समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे H2 + Cl2 तिरछिन 2HCl, ठीक है। अब चलिए देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान नहीं होती है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। देखिए क्वेश्चन नंबर 132 है कि हाइड्रा में प्रजनन होने वाली प्रक्रिया का क्या नाम है? तो सी ऑप्शन मुकुलन। हाइड्रा में प्रजनन होने वाली प्रक्रिया मुकुलन है। और लैंगिक प्रजनन को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। पहला बाइनरी विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा विखंडन और तीसरा है स्टारोजेनिसिस। क्वेश्चन नंबर 133 पैरामीशियम में किस प्रजाति से संबंधित है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए पैरामीशियम प्रोटिस्टा प्रजाति से संबंधित है। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय जीवों को सम्मिलित किया गया है। प्रोटिस्टा में विविध पोषी स्लाइम मोल्स तथा प्रोटोजोआ होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषी एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। प्रोटिस्टा जगत में वास्तविक केंद्रक व केंद्र काम जो है उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 134 है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो 134 का होगा ई ऑप्शन, ठीक है। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध विकल्प से किसी भी कारक पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे इलेक्ट्रोड के डूबे भाग का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड के बीच पृथक्करण, इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति और सांद्रता। सेल के इलेक्ट्रोलाइट द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। 135 है कि अल्फा कण के उत्सर्जन के बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सी ऑप्शन यानी बढ़ती है। तो अल्फा कण के उत्सर्जन के बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। क्या होती है? तो बढ़ती है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 136 है कि एक आदमी स्प्रिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 60 kg वेट है। यदि आदमी प्लेटफॉर्म से बाहर कूदता है तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? तो 136 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए यानी पहले बढ़ेगी फिर क्या होगी? शून्य होगी। तो प्लेटफॉर्म के बाहर कूदने के लिए आदमी प्लेटफॉर्म को धक्का देता है, इसलिए स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पहले बढ़ती है और फिर शून्य हो जाती है। स्प्रिंग बैलेंस एक बल
मापने वाला उपकरण है। स्प्रिंग बैलेंस हुक के नियम पर आधारित है। स्प्रिंग संतुलन के सिद्धांत के विस्थापन लगाए गए बल के सीधे क्या होते हैं, अनुपातिक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 है कि थर्मल पावर स्टेशन में बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने से पहले ऊर्जा एक रूप में दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित होती है? 137 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है। यानी ऊष्मा ऊर्जा ग्रेटर देन यांत्रिक ऊर्जा ग्रेटर देन विद्युत ऊर्जा। कोयले के दहन के कारण उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा पानी को भाप में बदल देता है। जब भाप टरबाइन के ब्लेडों को घुमाती हैं तो उसकी ऊष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। इस प्रकार जो है प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। थर्मल पावर स्टेशन रेकाइन चक्र पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 138। क्वेश्चन नंबर 138 है कि अगर किसी पिंड का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर भार 92 ग्राम है तो पिंड का आयतन होगा। तो पिंड का आयतन होता है V गुने D गुने G। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 100 माइनस 92। ठीक है। 100 माइनस 92 ग्राम। ठीक है। इंटू G बराबर होगा V गुने D गुने G। ठीक है। यानी ये हो जाएगा V बराबर 8 ग्राम और नीचे में क्या होगा D, यानी कितना होगा तो 8 cc। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर 138 का होगा। 138 का होगा क्या तो ए ऑप्शन होगा। ठीक है। 139 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 139 है कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र तथा समरूप चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में उत्पन्न किए गए हैं। उसी दिशा में एक इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित किया जाता है तो 139 का ए ऑप्शन। तो इलेक्ट्रॉन का वेग परिच्छिन्न में घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगा। ठीक है। तो 139 का ए। ठीक है। उसके बाद 140 है कि ब्लैक होल क्या है? तो 140 का सी। देखिए ब्लैक होल अत्यधिक सघन ग्रहीय पदार्थ है। ठीक है। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। ब्लैक होल 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्टेलर, दूसरा होता है इंटरमीडिएट, तीसरा होता है सुपर मैसिव एवं चौथा होता है मिनीएचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए। क्वेश्चन नंबर 141 है कि रॉकेट में 1 सेकेंड का पेंडुलम लगा होता है। रॉकेट की गति किस प्रकार की होगी तो इसके दोलन की अवधि कम हो जाएगी? 141 का ए। एक समान त्वरण के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। तो देखिए रॉकेट में 1 सेकेंड का पेंडुलम लगा होता है। जब रॉकेट एक समान त्वरण के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो उसके दोलन की अवधि कम होगी। ठीक है। क्या होगी? कम होगी। ठीक है। क्योंकि टी बराबर क्या होता है 2√1/L/G। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 142। क्वेश्चन नंबर 142। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 142 है कि यदि प्रतिध्वनि समय बहुत अधिक हो तो क्या होगी? तो देखिए यदि तो इसका होगा बी ऑप्शन, यानी गूंज उत्पन्न होती है। यदि प्रतिध्वनि समय जो है बहुत जो है अधिक होता है तो गूंज क्या होता है? बहुत अधिक हो तो गूंज उत्पन्न होती है। ठीक है। यदि प्रतिध्वनि समय बहुत अधिक हो तो क्या होती है? गूंज उत्पन्न होती हैं। श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। जब ध्वनि परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः वास्तविक ध्वनि के साथ श्रोता को सुनाई देता है तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। ध्वनि का प्रभाव मस्तिष्क पर 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी उस माध्यम में ध्वनि की चाल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की निचली परतों में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कौन सी सीमा जो है प्रबल होती हैं? 143 का सी। तो देखिए 300 nm से अधिक। ठीक है। 300 nm से अधिक। वायुमंडल की निचली परतों में 300 nm की अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश मौजूद होता है और यही कारण है कि जमीनी स्तर पर आमतौर पर ओजोन का निर्माण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए। क्वेश्चन नंबर 144 है कि किसी जीवाणु के कारण मिट्टी में लगे लोहे और स्टील के पाइपों का क्षरण होता है। 144 का सी ऑप्शन, सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया
सल्फर बैक्टीरिया मिट्टी में लगे लोहे और स्टील पाइपों के क्षरण का कारण बनता है। सल्फर बैक्टीरिया एक प्रकार के अवायवीय बैक्टीरिया है जो बहुत कम या बिना ऑक्सीजन वाले वातावरण में पनपते हैं। कारण होने वाले क्षरण से पाइपलाइनों में रिसाव, फटना और अन्य प्रकार की क्षति हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 145। देखिए क्वेश्चन नंबर 145 है कि निम्नलिखित में से किसे वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 145 का होगा बी। तो देखिए सीवेज उपचार संयंत्र वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सीवेज उपचार संयंत्र से मीथेन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे गैस उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। 146 वायुमंडल के ओजोन परत में ओजोन की औसत सांद्रता कितनी है। तो 146 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए ओजोन परत में ओजोन की सांद्रता लगभग 10 ppm और पूरे वायुमंडल में केवल 0.3 ppm है। ठीक है, और देखिए कि यह जो है यह 0.08 पार्ट्स पर बिलियन है। ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाले गैस है। ओजोन अत्यधिक अस्थायी और प्रतिक्रियाशील गैस है। ओजोन की खोज फ्रेडरिक श्योनबाइन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 147। देखिए क्वेश्चन नंबर 147 है कि लिनियस ने जीवों को कितने प्रकारों से वर्गीकृत किया है। तो 147 का राइट आंसर बी क्या होगा, बी। तो देखिए अरस्तु ने जीवों को प्लांटी और एनिमेलिया में वर्गीकृत किया, जबकि कैरोलस लिनियस ने जीवों को प्लांटे और एनिमेलिया वर्ग में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो किस में किया है, तो प्लांटे और एनिमेलिया में वर्गीकृत किया है। ठीक है, अब देखिए वही टेकर के 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया शामिल थे। प्राणी वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग संघ और सबसे छोटा भाग प्रजाति है। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम है प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। पादप वर्गीकरण में प्रभाग सबसे बड़ा वर्ग और प्रजाति सबसे छोटा वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 148। 148 है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि रेफ्रिजरेटर में रखे जाने वाले भोजन कवक से सुरक्षित रहता है। तो बी ऑप्शन। रेफ्रिजरेटर शुष्क और ठंडी स्थिति प्रदान करता है जो कवक को बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, अब देखिए आदर्श रेफ्रिजरेटर की विशेषता है कि कम क्वथनांक और निम्न हिमांक, उच्च संतृप्ति तापमान और वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, गैर विषाक्तता, गैर ज्वलनशील और गैर विस्फोटक एवं उच्च विद्युत इंसुलेशन और उच्च तापीय चालकता। क्वेश्चन नंबर 149। अब देखिए क्वेश्चन 149 है कि किसने सिद्ध किया है कि वायरस क्रिस्टलीय संरचना जैसी होती हैं। तो 149 का ए ऑप्शन। तो देखिए WM स्टेनली ने पहली बार साबित किया कि वायरस स्टीलीय संरचनाएं हैं और ये क्रिस्टलीय प्रोटीन समृद्ध आवरण से बने होते हैं। ठीक है, और इवानोस्की ने तंबाकू के पौधे पर सूक्ष्म जीवों के रूप में वायरस की खोज की और वे जीवाणु से छोटे होते हैं। ठीक है, अब देखिए वायरस का जो मुख्य कार्य है ये अपने DNA और RNA जीनोम को मेजबान कोशिका तक ले जाना है। ठीक है, वायरस न तो बढ़ते हैं, न सांस लेते हैं और न ही चयापचय करते हैं बल्कि प्रजनन करते हैं। 150 है कि पेट को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो 150 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। क्या होगा, ई ऑप्शन। तो देखिए पेट को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।